कांग्रेस के लोकसभा सांसद और लेखक शशि थरूर ने 28 मई 2015 को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान में उन्होंने भारत में अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों की आलोचना की थी। शशि थरूर के इस व्याख्यान ने उस वक्त खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। थरूर ने दावा किया था कि अंग्रेज़ों के अधीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 23% से घटकर 4% हो गई थी। ये दावा इतिहासकार एंगस मैडिसन की शोध पर आधारित था। भारत का वैश्विक औद्योगिक उत्पादन 1750 में 25% से घटकर 1900 में 2% हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? जबकि ये माना जाता है कि भारत के औद्योगिकरण और आधुनिकता में ब्रिटिश शासन का योगदान रहा है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। अंग्रेजों के शासन में कृषि का विस्तार ज़रूर हुआ, लेकिन किसानों को अफीम की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे गरीबी से जूझते किसानों को कर्ज लेना पड़ा था। इस कदम ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों को प्रभावित किया। अंग्रेज़ों द्वारा उन पर लगाए गए भूमि करों और अन्य लागतों के कारण उनकी आजीविका पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। इन अफीम कारखानों में सुरक्षा प्रबंधनों की कमी के कारण हजारों भारतीयों की मौत भी हो गई थी। यहाँ ध्यान देने योग्य एक आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीयों का वास्तव में एक बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करता था। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का व्यय 8 बिलियन पाउंड था। इसके अलावा युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन पर भारत का 1.25 बिलियन पाउंड बकाया था, लेकिन ये कर्ज कभी भारत को चुकाया ही नहीं गया। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए भारत में फैले अकाल और महामारियों में ब्रिटेन ने भारत का शोषण किया। इन अकालों में लाखों भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मरने वाले भारतीयों में कई लोगों को बचाया जा सकता था अगर ब्रिटेन खाद्यान्नों का भंडारण यूरोप में नहीं करता। हालांकि गंभीर आर्थिक कुप्रबंधन को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया था। उस समय विपक्षी दल के नेता एडमंड बर्क ने 1778 में भारत में आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप में वॉरेन हेस्टिंग्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 7 सालों तक लंबा मुकदमा चलाया था। हालांकि ये काफ़ी हद तक माना जाता है कि भारत में गैर औद्योगिकरण के लिए ब्रिटिश शासन जिम्मेदार था। थरूर के भाषण का मुख्य भाग वास्तव में इस बात पर केंद्रित था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता था। क्षतिपूर्ति क्या है? क्षतिपूर्ति को एक इकाई द्वारा किए गए दुरुपयोग के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के रूप में वर्णित किया गया है। अतीत में क्षतिपूर्ति का भुगतान उस पक्ष द्वारा किया जाता है जो एक युद्ध हार गया हो, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के अंत में प्रदर्शित किया गया था, जब जर्मनी और उसके सहयोगियों को पुनर्मूल्यांकन में अरबों डॉलर का भुगतान करना पड़ता था। अब इस शब्द को मोटे तौर पर उन लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे के रूप में समझा जाता है जिनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। अब क्षतिपूर्ति इस प्रकार की हो सकती है जिसमें पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली धनराशि, यहाँ तक कि उन्हें ऐसे संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है जिनकी व्यक्ति या समुदाय को आवश्यकता होती है। अतीत में क्षतिपूर्ति के विभिन्न उदाहरण देखे गए हैं। कनाडा की सरकार ने देश के लोगों को 350 मिलियन डॉलर का भुगतान किया जो सरकारी भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। थरूर हालांकि ब्रिटेन को पुनर्स्थापनात्मक न्याय के कार्य में शामिल होने के बजाय उनके द्वारा किए गए नैतिक ऋण को स्वीकार करने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं। इसलिए अगर ब्रिटेन द्वारा भारत को सदियों से हुए नुकसान और देश में हुई मौतों की क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान करना पड़ेगा, तो ये राशि वास्तव में कितनी होगी? इस आकलन का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने किया है। उत्सा पटनायक का अनुमान है कि ये राशि 44.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 20 गुना ज़्यादा है। पटनायक के शोध कार्यों से ये स्पष्ट है कि ब्रिटेन ने किसी भी तरह से भारत का विकास नहीं किया, बल्कि भारत के पैसों से ब्रिटेन का विकास हुआ है।